हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 देखेंगे। जैसा आपको पता है 9 जुलाई 2023 को जो है वीडियो बीपीडीओ का 854 पोस्ट के लिए जो है री एग्ज़ाम होना है। तो आपको पता है हिंदी में जो है 20 में से आप 20 मिन मार्क्स जो है लेके आ सकते हो। बात सारी होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है। देखिए, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ माना जाता है, ये माना जाता है अपभ्रंश से। किससे माना जाता है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से ही देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। बात कर लेते हैं देखिए पहले हिंदी के विकास क्रम की। तो पहले आई थी संस्कृत, ठीक है? संस्कृत जो है देखिए आदि जो हिंदी की आदि जननी है, ठीक है? संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी है। उसके बाद आई पाली, ठीक है? संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई गाइस प्राकृत, ठीक है? प्राकृत और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, ठीक है? क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अबहट और अबहट के बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो आप याद रखना इसमें संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी मानी जाती है और वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। याद रखना, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना है कब हुई थी? 1929 में। कहाँ पर गाइज? वर्धा में। ये कह सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वर्धा में जो है इसका मुख्यालय है। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई थी 1929 में और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? वर्धा में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 350, ठीक है? इसमें दो हैं, ठीक है? दो आते हैं इसमें। पहला तो आता है देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, और ठीक है, और दूसरा आता है राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है? अभी जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो किस में आते हैं? राजभाषा में। किस में आते हैं? राजभाषा में। तो राजभाषा में जो भाग 17 है, ठीक है, वो इससे संबंधित है। अब देखिए अनुसूची की बात करें तो अनुसूची आती है 8, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा से जो है वो संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती है? तो आपको याद होगा वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं, ठीक है? और 8वीं अनुसूची में पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है? तो कौन कौन सी थी देखिए, तमिल, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उसके बाद बांग्ला, हिंदी, असमिया, गुजराती। प्रारंभ में ये 14 थी, ठीक है? उसके बाद जो है आपको पता होगा 21वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना, पूछा भी गया है। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है? इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं हो गई थी 22। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ था गाइस, कब हुआ था? 16 नवंबर 1957 को, ठीक है? 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा समिति, या इसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत समिति। गठन 16 नवंबर 1957 में। प्रतिवेदन की बात करें तो 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1959 को जो है इस समिति ने जो है प्रतिवेदन दिया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी भाषा का इतिहास 1933 पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो पुस्तक है धीरेन्द्र वर्मा जी की है। किनकी है? धीरेन्द्र वर्मा जी की। अगला है, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है। तो निम्नलिखित में से जो संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ। कौन सा हो जाएगा? बड़ा
आ। अगला है निम्नलिखित में से पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में प्रधान बताइए। देखिए वैसे अपने समास तो इस वाले में जो वीडियो वाला सिलेबस दे रखा है उसमें जो है समास नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें लिख लिया है, तो इसको देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर जो द्विगु समास होता है उसमें जो होता है, देखिए उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अगला है पतलून पजामा किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये किस प्रकार के शब्द हैं गाइज? पतलून, तो पतलून जो है देखिए अंग्रेजी का है और पजामा जो है ये फारसी का है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए कौन कौन से होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा गाइज? तो ये हो जाएगा उपवास। कौन सा हो जाएगा? उपवास। अगला है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है गाइस ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ठीक है। तो मैं पत्र लिखने के लिए बैठा, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हम इसको पहले वाले को देखें तो मुझे कहा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा? मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई के लिए रोता है, ये होता है राइट। वह घोड़े के ऊपर बैठा, वह घोड़े पर बैठा, ठीक है। तो ये बोलने से पता चल जाता है कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। अगला है संस्कृति का विशेषण। तो संस्कृति का जो विशेषण बनेगा गाइस वो क्या बनेगा? सांस्कृतिक। क्या बनेगा? सांस्कृतिक बनेगा। और सांस्कृतिक देखिए शुद्ध वर्तनी में भी लिखने को आता है। अगला है निम्नलिखित में से द्विज किसका पर्यायवाची है? तो निम्नलिखित में से देखिए द्विज जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा पक्षी का। किसका हो जाएगा? पक्षी का। अगला है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द वाला जोड़ा है। तो निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द वाला जो जोड़ा है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा वरवर का होता है सव्य। क्या होता है? वरवर का होता है सव्य। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवीरा। क्या हो जाएगा? अवीरा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक है। तो निम्न में से जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है। तो चांदी का ऐनक लगाने का जो अर्थ होता है गाइस वो क्या होता है? किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें आ रहा है किंतु, और ये किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की। तो ये थे आज के 20 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई फैक्ट और बताना चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो 1% अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।